Assalamu alaikum, dear students, and welcome back to the online lecture series of discrete structures. लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंक्शंस का टॉपिक कवर किया है और आप लोगों की असाइनमेंट पेंडिंग है जो इंशाल्लाह आजकल में मैं आप लोगों तक सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप से। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंक्शंस को डिस्कस किया, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ी, फंक्शंस के टाइप्स पढ़े, टाइप्स को आप उसमें डिफरेंशिएट किया विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का, नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट है दैट इज काउंटिंग थ्योरी। स्टूडेंट्स, काउंटिंग थ्योरी और द सेकंड वन इज ग्रुप थ्योरी, ये दोनों टॉपिक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के, और इसमें हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में हम काउंटिंग थ्योरी जो है वो हमारा सर नेम है और इसके अंदर हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स हैं और हर रूल को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे विद डेफिनेशन, विद फार्मूला एंड विद एन एग्जांपल। आप लोगों को पहले मैं समझाऊंगी कि वो फार्मूला हमारे पास रूल बेसिकली हमें क्या बताता है, और उसके बाद मैं आप लोगों को उस रूल का फार्मूला बताऊंगी जो कि आप लोगों ने याद कर लेना है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके बाद उस रूल को इम्प्लीमेंट करते हुए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल करवा दूंगी। ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है वो क्लैरिफाई हो जाए टॉपिक। ये मैं मोहम्मद सर लियाकत ये बच्चों को सही ट्रीट करते हैं। सर माविया को नहीं सुन करना, लेकिन सर माविया पढ़ाते अच्छा। एक जिनका लेक्चर सुनना मुझे नहीं ना पसंद, सर सर मुझे और दूसरा कोई नहीं। उनका लेक्चर ना बहुत अजीब सा होता है। लेकिन अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता रही थी कि आज हम इंशाल्लाह काउंटिंग थ्योरी टॉपिक को कवर करेंगे। इसके अंदर हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मैं आप लोगों को फार्मूला बताऊंगी, और फार्मूला के बाद आप लोगों को उस फार्मूला को सॉल्व करते हुए एग्जाम्पल कर दूंगी, तो एग्जाम्पल करवा दूंगी ताकि आप लोगों को वो रूल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि व्हाट इज काउंटिंग थ्योरी। अच्छा जी, बेसिक क्या कहते हैं वो डेफिनेशन में, इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स फ्रॉम अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। बेटा, काउंटिंग थ्योरी बेसिकली क्या चीज़ होती है कि जब भी हमारे पास कोई इवेंट अकर करता है तो उसके कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उनको काउंट करना, उनको एस्टिमेट करना हमारे पास काउंटिंग थ्योरी कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास आगे एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हूँ मैं सेकेंड लाइन पे, आप लोग देखो, the different ways in which 10-lettered PAN numbers can be generated in such a way that first 5 letters are capital alphabets and the next 4 are digits, and the last is again a capital letter. This can be calculated by using the mathematical theory of counting. अच्छा, आप लोगों को अगर मैं एक इजी एग्जांपल दूं तो वो ये कि फॉर एग्जांपल आपका जो नाम है, फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ माहम, तो मेरे नाम के अंदर कितने अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं? 5 अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, एम सॉरी, वी एक्चुअली 3 अल्फ़ाबेट्स हैं और 2 अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं 2 टाइम्स। तो इन टोटल हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन माय नेम? 3 अल्फ़ाबेट्स, राइट? MAH, और एम और ए जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इन टोटल मेरे नाम के अंदर 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे नाम के अल्फ़ाबेट्स को अगर मैं रोटेट करूँ, शफ़ल करूँ, अगर मैं एम को लास्ट में ले जाऊँ या एम को सेकंड लास्ट में ले जाऊँ, एच को मैं स्टार्ट में ले आऊँ, ए को मैं लास्ट में ले जाऊँ, तो अगर मैं अपने नाम के अल्फ़ाबेट्स को शफ़ल करूँ
तो मेरे पास कितने ऑप्शंस ऐसे होंगे कि कितनी दफ़ा, या मैं इन शॉर्ट अगर मैं आसान वर्ड्स में कहूँ तो मैं अपने नाम के अल्फ़ाबेट्स को कितनी दफ़ा शफ़ल कर सकती हूँ। तो वो शफ़ल्स जो है, टोटल नंबर ऑफ़ शफ़ल्स जो है वो मुझे कैसे पता चलेगा, वो हमें काउंटिंग थ्योरी के थ्रू पता चलेगा। या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आपका पासवर्ड है 10 डिजिट्स, ठीक है? आपने अपने मोबाइल का पासवर्ड रखा है 10 डिजिट्स, तो फॉर एग्ज़ाम्पल योर पासवर्ड इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है? तो इन 10 डिजिट्स को आप किस तरीके से कितनी दफ़ा रोटेट कर सकते हो, किस तरीके से नहीं, कितनी दफ़ा रोटेट कर सकते हो, तो वो टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस जो होंगी वो बेसिकली हम कैसे काउंट कर सकेंगे, हम काउंटिंग थ्योरी के थ्रू काउंट कर सकें, ठीक है? तो अब आप लोगों को समझ आ रही है कि बेसिकली काउंटिंग थ्योरी है क्या? काउंटिंग थ्योरी में हम किसी भी चीज़ का, किसी का नाम, कोई वर्ड, कोई लेटर, उसको कितनी दफ़ा रोटेट कर सकते हैं, कितने डिफरेंट वेज़ में रोटेट कर सकते हैं, तो वो जो टोटल नंबर एक हमारे पास आएगा वो क्या होगा, वो हमारे पास काउंटिंग थ्योरी से आएगा बेसिकली, ठीक है? अच्छा, तो काउंटिंग थ्योरी के अंदर जो हमारे पास सबसे पहला रूल होता है वो होता है रूल ऑफ सम एंड रूल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है? काउंटिंग थ्योरी में जो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल होता है हमारे पास, दैट इज़ रूल ऑफ सम एंड रूल ऑफ प्रोडक्ट। इसको स्टडी कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू डिकम्पोज द डिफरेंट काउंटिंग प्रॉब्लम्स इनटू सिंपल प्रॉब्लम्स, द रूल ऑफ सम एंड द रूल ऑफ प्रोडक्ट इज यूज्ड। हम अपनी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सिंपल प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करने के लिए जो रूल्स यूज करते हैं वो है रूल ऑफ सम एंड रूल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है? द रूल ऑफ सम, सबसे पहले हम लोग रूल ऑफ सम को डिस्कस करते हैं, उसकी एग्जांपल देखते हैं, उसका फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद रूल ऑफ प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है? रूल ऑफ सम, इफ अ सीक्वेंस ऑफ टास्क, यहाँ पे मैं हूँ, आप लोगों ने मेरे साथ रीड करना है और समझना है। इफ अ सीक्वेंस ऑफ टास्क T1 T2 अप टिल Tm कैन बी डन इन वेज 1 वे 2 अप टिल वे m। वे एम जो है हम लोग बेसिकली कब यूज़ करते हैं, जब हमें मतलब फिर जब हमें कुछ चीज़ सपोज करनी हो, ठीक है? तो तब हम यूज़ करते हैं T1 T2 टिल Tm, ठीक है? इसी तरीके से उसने टास्क के लिए T यूज़ कर लिया, वेज के लिए उसने W यूज़ कर लिया, वे 1 वे 2 टिल वे M, ठीक है? वेज रिस्पेक्टिवली, देन द नंबर ऑफ वेज टू डू वन ऑफ दिस टास्क इज W1 प्लस W2 प्लस W3 टिल WM, ठीक है? यानी कि उन्होंने क्या कर दिया, डिफरेंट वेज को ऐड कर दिया। When two disjoint tasks are considered such as A and B, then mathematically, मतलब इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे रूल ऑफ सम को, कि हमारे पास दो टास्क हैं, द फर्स्ट टास्क इज ए एंड द सेकंड टास्क इज बी। तो हम इसको मैथमेटिकली अगर इस रूल ऑफ सम को लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, आप यहाँ देख सकते हो। A यूनियन B इज इक्वल टू A प्लस बी, A यूनियन B इज इक्वल टू A प्लस बी, ठीक है? इसकी पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि स्टूडेंट को समझ आ जाए, उसके बाद हम रूल ऑफ प्रोडक्ट देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सुनना है और समझना है, उसके बाद हम इसके ऊपर रूल ऑफ सम को अप्लाई करेंगे। A boy living at Y want to go to school which is at Z। देखो एक स्टूडेंट है जो कि X प्लेस के ऊपर रहता है और वो Z प्लेस पे जाना चाहता है अपने स्कूल। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स हो, आप लोग डेली बेसिस पे यूनिवर्सिटी आया करते थे, ठीक है? आपका जो फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल एरिया है, आपका जो घर है वो X प्लेस पे है और यूनिवर्सिटी जो है वो Z प्लेस पे है, ठीक है? इस तरीके से समझो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि फॉर विच ही फर्स्ट हैज टू रीच वाई एंड देन दे फ्रॉम वाई टू जी। अगली बात वो क्या कह रहे हैं कि आप एक्स पे रहते हो तो आपको एक्स से जेड पे पहुंचने के लिए पहले वाई पे जाना पड़ेगा और फिर वाई से आपको जेड पे जाना पड़ेगा, ठीक है? तो जैसे आप लोग कन्वेंस चेंज नहीं करते हो, जैसे आप अपने घर से फॉर एग्जांपल एक कन्वेंस चेंज करके जो है वो मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरफ से आ रहे हो तो आप बेगम फोर्ट आते हो, बेगम फोर्ट से फिर आप कन्वेंस चेंज करके आप रहमान गार्डन आते हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी तक। तो वो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि यू लिव एट एक्स प्लेस एंड यू मूव फ्रॉम एक्स टू वाई टू इन ऑर्डर टू रीच जी, ठीक है? सो टू रीच जी यू हैव टू मूव फ्रॉम एक्स टू वाई एंड देन वाई टू जी, ठीक है? उसके बाद वो कह रहे हैं द एक्स टू वाई रूट हैज़ 3 बसेस एंड 2 ट्रेन रूट्स, यानी कि एक्स से वाई जाने के लिए हमारे पास 3 बसेस
से तरीके हैं और 2 ट्रेन के ज़रिए तरीके हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि Y से Z पे आने के लिए हमारे पास 4 बसेस हैं और 5 ट्रेन्स हैं, ठीक है। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम X टू Y। अच्छा, अब इसको यहाँ पे इशू ये है कि मैं आप लोगों को लिख के नहीं दिखा सकती, लेकिन चले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ। I don't know how to. अच्छा अच्छा, अब आप लोगों ने मेरी बात को गौर से सुनना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक्स पे रहते हो और एक्स से वाई पे जाने के लिए उन लोगों ने क्या बताया है कि हमारे पास 3 बसेस हैं और 2 ट्रेन हैं, ठीक है। 3 बसेस हैं और 2 ट्रेन है, इसको अपने माइंड के अंदर रखना है। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, 3 + 2 कर देंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उन्होंने क्या, क्योंकि रूल ऑफ सम है ना, तो हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक्स टू वाई जाने के लिए हमारे पास क्या था, 3 बसेस थी और 2 ट्रेन थी, तो हमने 3 + 2 = 5 कर दिया, ठीक है। और दूसरा पे वो क्या कह रहे हैं, द सेकंड वाई टू जी जाने के लिए उसके पास 3 बसेस और 2 ट्रेन थी, तो अगेन उसने 3 + 2 = 5 कर दिया। तो हमें क्या पता चला कि इन टोटल उसके पास कितने वेज थे फ्रॉम एक्स टू जी जाने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो 3 + 2 = 5 एंड 5 + 5 = 10, यानी उनके पास उसके पास इन टोटल उसे कितने रूट्स चेंज करने पड़ेंगे, उसे 2 रूट्स चेंज करने पड़ेंगे और उसके पास कितने तरीके होंगे फ्रॉम एक्स टू वाई मूव करने के, उसके पास 10 तरीके होंगे फ्रॉम एक्स टू वाई मूव करने के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं पहले आप लोग को रूल ऑफ प्रोडक्ट समझा देती हूँ, उसके बाद जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है उसको हम ले लेंगे, ठीक है। वजीहा आपके क्वेश्चन भी सुन लूँगी और इसके बाद जो और स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चन भी मैं सुन लूँगी। अच्छा, सेकंड हमारे पास यहाँ पे क्या था, हमारे पास यहाँ पे था रूल ऑफ अ प्रोडक्ट। जैसे हमने रूल ऑफ सम में ऐड किया है, इसी तरीके से रूल ऑफ प्रोडक्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स को ये कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा नजर आए। मैं इसको जूम करके 100 पे करती 125 पे। हाँ, अब ठीक है। तो बच्चों ये आप लोग नीचे देख सकते हो, पहले हमने रूल ऑफ सम किया, अब यहाँ पे आप देखो रूल ऑफ प्रोडक्ट को देखो। यहाँ पे हमने प्लस कर दिया क्योंकि रूल ऑफ सम था 3 + 2 = 5, 3 + 2 = 5, ठीक है। सो देयर फॉर ही कैन गो टू y टू z इन 4 + 5 = 9, ठीक है। सो 4 + 5 = 9, दैट इज रूल ऑफ सम। अच्छा, रूल ऑफ प्रोडक्ट में हम लोग क्या करेंगे कि x टू z जाने के लिए वो बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग देखोगे कि 3 × 2 करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पास कितना आ गया 5, ठीक है। 3 × 2 अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 6, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे y टू z जाने के लिए हमारे पास यहाँ पे 4 और यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो हम क्या करेंगे 4 × 5, ठीक है। सो 4 × 5 विल बी = 20, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग आके देख लो, फ्रॉम हेयर x टू z ही कैन गो टू 5 × 9 = 45 एंड 5 × 9 = 45 वेज। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि 3 × 2 = 6 एंड 4 × 5 = 20, और यहाँ से हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या हुआ, हम लोगों ने 4 और जो है आपस में 5 और 9 को मल्टीप्लाई कर दिया, और अगेन हम लोगों ने 5 और 9 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास टोटल इन कितने रूट्स आ गए या हमारे पास कितने ऑप्शंस आ गए, हमारे पास 45 ऑप्शंस आ गए। अब जो है वो मैं अपने स्टूडेंट का जिसका क्वेश्चन था उसका पहले क्वेश्चन ले लेती हूँ। मैम मुझे ये पूछना था कि ये हम लोगों ने डबल टाइम ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज परम्यूटेशन। परम्यूटेशन की डेफिनेशन आप लोगों से पहले शेयर कर लेती हूँ, उसके बाद उसका फॉर्मूला और फिर एक एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे। परम्यूटेशन में बेसिकली क्या होता है, वो कह रहे हैं कि एन अरेंजमेंट ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स इन एन ऑर्डर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, परम्यूटेशन में एक वर्ड जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट इज़
ऑर्डर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, कि यहाँ पे किसी ऑर्डर से अपने एलिमेंट्स को रखना कितने तरह से हम रख सकते हैं, कितने यूनिक वेज में हम लोग अपने एलिमेंट्स को रख सकते हैं। वो टोटल नंबर ऑफ यूनिक वेज विल बी कॉल्ड परम्यूटेशन। दैट मीन्स इन हाउ मेनी परम्यूटेशंस, यानी कितने तरीकों से कितने यूनिक ऑर्डर्स में हम लोग अपने एलिमेंट्स को रख सकते हैं। वो टोटल नंबर फाइंड आउट हम कैसे कर सकते हैं, परम्यूटेशन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। और परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या है कि n परम्यूटेशन r इज इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाय n माइनस r परम्यूटेशन, ठीक है, फैक्टोरियल। तो इसमें जब आप पढ़ोगे कि बेसिकली है क्या, तो n और r की आपके पास वैल्यूज गिवन होंगी, और वैल्यूज पुट करके आपने इस फॉर्मूला में आपने जो आपका फॉर्मूला है वो ऐड करके आप लोगों ने फाइंड आउट करना है कि बेसिकली कितनी परम्यूटेशंस हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो द फर्स्ट प्लेस टू बी फिल्ड। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन देख लो कि n क्या है हमारे पास और r क्या है हमारे पास, ठीक है। सो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट टेकिंग इन एलिमेंट्स ऑफ अ टाइम, मतलब कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने मौजूद होंगे वो क्या कहलाएंगे, n। और आप जितने एलिमेंट्स एक वक्त में यूज कर रहे होगे उन टोटल एलिमेंट्स में वो एलिमेंट्स कौन से होंगे, r। देखो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे नाम के अंदर अल्फ़ाबेट्स हैं 3, ठीक है, या टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं 5, तो मैं n की वैल्यू क्या लिखूंगी, 5। और अगर एक वक्त में मैं अपने नाम में से सिर्फ 3 अल्फ़ाबेट्स यूज कर रही हूँ तो मेरी फिर r की वैल्यू क्या होगी, 3, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज n एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टेकिंग एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज r, ठीक है। तो अब आपको आपका फॉर्मूला ज्यादा सेंसिबल लग रहा होगा। आपका फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल, यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो n और r का डिफरेंस तो आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। n इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड r इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स टेकन एट वन टाइम, ठीक है। तो n और r का डिफरेंस पता चल गया। अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि हम लोग फैक्टोरियल कैसे लेते हैं। हम लोगों ने प्राइमरी क्लासेस में फैक्टोरियल लेना सीखा हुआ है आप लोगों ने। मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिकैप करवा देती हूँ, ठीक है। एंड फैक्टोरियल स्टूडेंट्स कैसे दिया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि 6 का फैक्टोरियल फाइंड करना है आप लोगों ने, तो आप लोग क्या करोगे, 6 फैक्टोरियल यानी 6 का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 1। 6 माइनस 1 क्या होगा हमारे पास, 5। तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 5, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, 6 इंटू 5 माइनस 1 हमारे पास क्या आएगा, 4। तो हम क्या लिखेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने 6 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो 6 से नीचे जितने भी डिजिट्स होंगे उसके साथ मैं मल्टीप्लाई करती जाऊंगी और मेरा एट द एंड आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं 2 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, 2 इंटू 1 करूँगी, क्योंकि 2 से नीचे सिर्फ 1 होता है। स्टूडेंट्स इसमें आपने जीरो इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि अगर आप जीरो इंक्लूड कर दोगे तो फिर चाहे आप जिस भी नंबर का फैक्टोरियल लोगे आपका आंसर अल्टीमेटली जीरो आएगा, बिकॉज एनीथिंग विच इज डिवाइड बाय जीरो बिकम्स अल्टीमेट जीरो, ठीक है। तो आप लोगों ने जीरो को काउंट नहीं करना, लेकिन उस डिजिट से नीचे जितने भी डिजिट्स हैं उनके साथ एक एक डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है, दैट इज फैक्टोरियल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 6 का फैक्टोरियल लेना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6 का फैक्टोरियल हो गया। अगर 7 का फैक्टोरियल लेना है तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, ये 7 का फैक्टोरियल हो गया। अगर 5 का फैक्टोरियल लेना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है।
तो अब आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि क्या कैसे फैक्टोरियल लेना है। आप लोग कैलकुलेटर से 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करोगे और जो आपका आंसर होगा वो 6 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, तो हमने तीन चीज़ें पढ़ी परम्यूटेशन में। ठीक है, पहली चीज़ मैंने आप लोगों को याद रखने के लिए जो कही वो ये कि परम्यूटेशन में हमारे पास ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ये वर्ड याद रखना, क्योंकि जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें ऑर्डर्ड कलेक्शन नहीं होगा, बस ये डिफरेंस होगा हमारे परम्यूटेशन में उस टॉपिक में। ठीक है, इसमें आपने ऑर्डर्ड का वर्ड जरूर याद रखना है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि परम्यूटेशन इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, पहली बात हमने सीखी। दूसरी बात हमने क्या सीखी, हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारे पास एन परम्यूटेशन आर हमारे पास कैसे फाइंड आउट होगा। एन permutation r, n मैंने आप लोगों को बताया n is total number of the elements is n, r is the that is the number of elements taken at a certain period of time, यानी कि टोटल नंबर जो है वो n से रिप्रेजेंट हो गया और एक वक्त में मैं जितने एलिमेंट्स उन n नंबर्स में से ले रही होंगी वो r हो जाएगा। और ये जो कैपिटल P आप लोग लिखा देख रहे हो ना यहाँ पे, दैट इज परम्यूटेशन, ये परम्यूटेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, अच्छा तो फिर उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने फैक्टोरियल फाइंड आउट करने का तरीका भी आपको बताया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को कहूँ, आप लोगों को एक क्वेश्चन दूँ, लेट मी चेक यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है या नहीं। अगर एग्जांपल गिवन नहीं है तो फिर मैं आप लोगों को अपने तरफ से एक एग्जांपल करवाती हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए। यस, एक एग्जांपल गिवन है तो हम लोग इसी को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करती हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। अच्छा, ये हमारी कंप्लीट प्रॉब्लम है, थोड़ा सा और जूम आउट करती हूँ। 300 है ना, तो इसको मैं 250 कर लेती हूँ, 200 कर लेती हूँ। अच्छा, आप लोग देख सकते हो आपके सामने एक प्रॉब्लम गिवन है, इन हाउ मेनी वेज अ बंच ऑफ 6 डिफरेंट कार्ड्स कैन बी परम्यूटेटेड। इसमें क्वेश्चन क्या है बेसिकली हमारे पास, कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 6, और हमारे जो वो बेसिकली कह रहा है कि कितने तरीकों से 6 कार्ड को परम्यूटेट कर किया जा सकता है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, उसने क्या कहा है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 6, और उसने क्या कहा है कि हमने 6 के 6 कार्ड्स ही लेके उसके परम्यूटेशन करनी है। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि n हमारे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 6। कितने कार्ड्स है हमारे पास, 6। ठीक है, स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा ना उसमें से n और r की वैल्यू आप लोगों ने खुद आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, इसलिए आप एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। जो हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, n परम्यूटेशन r, जिसका फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन एक दफा अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लोगे तो आप लोगों के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि इस एग्जाम्पल में से आपने n और r की वैल्यू सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, सो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, इन हाउ मेनी वेज अ बंच ऑफ 6 डिफरेंट कार्ड्स कैन बी परम्यूटेटेड। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें क्या समझ आती है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, 6। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं, 6। तो फिर उसके बाद वो कह रहा है कि कितने तरीकों से उन 6 कार्ड्स को परम्यूट किया जा सकता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि इसने कहा है कि हमने सारे के सारे कार्ड्स इकट्ठे लेते हुए परम्यूटेशन करनी है। अगर तो उसने कहा होता कि इन हाउ मेनी वेज 2 bunch of 6 cards can be permutated, तो फिर उसमें हमारे पास r की वैल्यू क्या होती, 2, और n की वैल्यू क्या होती, 6। या अगर हमारे पास क्वेश्चन होता कि इन हाउ मेनी वेज 3 bunch of 6 different cards can be permutated, तो 3 हमारे पास क्या होता, r, और 6 हमारे पास क्या होता, n। ठीक हो गया, समझ आई अब आपको डिफरेंस। तो अब उसने कहा है कि आपने 6 के 6 कार्ड्स ही लेने हैं और उसको जो है वो परम्यूट करना है। ठीक है,
तो अब आपने फॉर्मूला पुट करना है। आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो भी 6 हैं और जितने एलिमेंट्स एक वक्त में लेने हैं वो भी 6 हैं। तो आपको क्या समझ आई कि n की वैल्यू भी 6 है और r की वैल्यू भी 6 है। ठीक है, तो हम फटाफट इधर ऊपर आते हैं और अपने फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करके आंसर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का फॉर्मूला है। इसको पढ़ेंगे कैसे? n परम्यूटेशन r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं। हमने क्या देखा? n हमारा 6 है, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6, n की वैल्यू 6 थी और r की वैल्यू भी 6 थी, तो 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। जब हमने 6 माइनस 6 किया तो हमारे पास क्या आ गया? 0, यानी कि नीचे वाला जो हमारा डिनोमिनेटर था वो खत्म हो गया, क्योंकि 0 फैक्टोरियल मीन्स नथिंग। ठीक है, तो वो डिनोमिनेटर हमारा खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे ऊपर न्यूमरेटर में अपने, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा खत्म हो गया है तो न्यूमरेटर में आ गए। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या था? n फैक्टोरियल। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या थी? 6, तो हम सिंपल 6 का फैक्टोरियल फाइंड आउट कर लेंगे। और स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को क्या सिखाया था? फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जिस नंबर का फैक्टोरियल लेना हो उससे नीचे जितने भी नंबर्स हमारे पास मौजूद है उन सबको एक एक करके मल्टीप्लाई कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे कि 6 का यहाँ पे फैक्टोरियल लेना है, क्योंकि n की वैल्यू 6 है, तो हम लोग कैसे लेंगे? 6 इंटू 5, हमारे पास क्या आया? 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 4, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास 5 के बाद क्या नंबर है? 4, तो 30 इंटू 4 इज 120, और 120 के बाद हमारे पास 3 है, तो 120 इंटू 3 विल बी 360 आई गेस। ठीक है, 360 के बाद इंटू 2, जब 360 को हम लोगों ने 2 पे किया तो आई डोंट नो वो क्या वैल्यू बनेगी, 6 समथिंग। ठीक है, तो आप उसके बाद 360 को 2 पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी अल्टीमेट वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। हम लोगों ने कैसे मल्टीप्लाई करना है? पहले 6 करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है हमने, वेज मल्टीप्लिकेशन हियर, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी वो क्या थी? मैं आप लोगों को, देखो ये सीक्वेंस देखो, 6 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। आपने सीक्वेंस गलत नहीं करना। अगर आप सीक्वेंस गलत कर दोगे तो फिर आपके पास जो अल्टीमेट आंसर है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसे अगर आप 6 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3 कर दोगे, 5 और 4 की प्लेस चेंज कर दोगे, तो फैक्टोरियल का आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, 6 का फैक्टोरियल लेना था तो 6 के नीचे जितने भी नंबर्स मौजूद थे सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें हमारा अल्टीमेट आंसर 6 फैक्टोरियल का क्या मिला? 720। ठीक है, तो हमने आया क्या फाइंड आउट किया कि अगर हमारे पास 6 बंच हो कार्ड्स के और उनको परम्यूट करना हो तो हमारे पास टोटल कितने वेज है जिसमें हम परम्यूट कर सकते हैं? तो वो है 720 वेज। तो देखो परम्यूटेशन के थ्रू हम लोगों ने कितनी इजीली फाइंड आउट कर दिया कि हम 720 वेज के अंदर अपने 6 कार्ड्स को, 6 डिफरेंट कार्ड्स को परम्यूट कर सकते हैं। अगर हम लोग वैसे काउंट करने की कोशिश करते हो तो 720 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। ठीक है, इज नॉट अ स्मॉल वैल्यू। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें पता चला कि परम्यूटेशन जो चीज है वो हमें कहाँ हेल्प करती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो अगली चीज है हमारे पास, दैट इज ये देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। मैंने आप लोग को बताया था ना कि यहाँ पे ऊपर n की वैल्यू आती है, यहाँ नीचे r की वैल्यू आती है। तो क्योंकि हमारी n की वैल्यू भी 6 थी और हमारी r की वैल्यू भी 6 थी, तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो खत्म हो गया था। डिनोमिनेटर लाइन से नीचे वाले एलिमेंट्स को कहते हैं। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर जब हमारा ख़त्म हो गया तो न्यूमरेटर में हमारे पास 6 फैक्टोरियल था। 6 फैक्टोरियल फाइंड किया तो हमारे पास क्या फाइंड आउट हुआ? 720। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद एक और प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 2 में वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द लेटर ऑफ द वर्ड रीडर कैन बी अरेंज्ड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या था हमारे पास, आई रिपीट, हमारे पास क्या क्वेश्चन था कि इन हाउ मेनी वेज डिफरेंट in how many ways the letter of the word reader can be arranged। देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है रीडर। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मेरा नाम अगर मैं लेती हूँ तो मेरा नाम क्या है, माहम, और मेरे पास माहम में कितने अल्फाबेट्स कैसे अरेंज्ड है, MAHAM। बच्चों अगेन मैं आप लोगों को याद करवा दूं कि परम्यूटेशन में हमारे पास एलिमेंट्स जो है वो अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं हमसे प्रॉब्लम नंबर 2 में कि इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड रीडर कैन बी अरेंज्ड। ठीक है, देयर आर 6 लेटर्स। देखा इसमें कितने लेटर्स हैं, इसको काउंट अगर करें तो 1 2 3 4 5 6। हम लोगों ने इग्नोर कर दिया कि रिपीट कितने हो रहे हैं, हमने टोटल काउंट किया, चाहे ठीक है कितनी दफा ए रिपीट हो, कितनी दफा ई रिपीट हो, कितनी दफा आर रिपीट हो, पहले ये काम नहीं करना। ठीक है, पहला काम जो आपने यहाँ पे करना है वो ये करना है कि आपने गिनना है कि बेसिकली रीडर में कितने अल्फाबेट्स हैं। तो जब आप रीड करोगे, इसको गिनोगे, जब काउंट करोगे तो कितने अल्फाबेट्स आएंगे, 6। तो देयर आर 6 लेटर वर्ड, दिस इज अ 6 लेटर वर्ड। ठीक है, आइडेंटिफाई हो गया। उसके बाद हमने देखना है कि ई कितने हैं, 2, ए कितना है, कितने हैं, 1, डी कितना है, 1, आर कितना है, 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने देखना है कि कितने एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, देखो 2 दफा ई रिपीट हो रहा है हमारे पास, क्योंकि रीडर वर्ड में ई रिपीट हो रहा है 2 दफा। ए रिपीट नहीं हो रहा तो ए के साथ हम 1 लिख देंगे। डी रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा तो डी के साथ भी 1 लिख देंगे। ई रिपीट हो रहा है, यस रिपीट हो रहा है तो ई 2 टाइम्स, और हमारा आर जो है वो कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने के बाद हम लोग इन सबका पिक्टोरियल ले लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो अच्छा यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा ट्रिक क्या आया है, मेरी बात को गौर से समझने की कोशिश करना कि टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इस वर्ड में कितने थे, 6। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था, ऊपर किसकी वैल्यू आती है हमेशा, एन की, एन फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर यहाँ पे कितना है अल्फाबेट्स का, 6। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ गया, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, याद रखने वाली जो बात है दैट इज डिवाइडेड बाय। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज नीचे न्यूमरेटर में हमारे पास क्या थी, n-r। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, हमारे पास अब यहाँ पे एक वक्त में आर यूज होगा, एक अल्फाबेट, दूसरे वक्त में ई यूज होगा, फिर ए यूज होगा, फिर डी यूज होगा। ठीक है ना, ऐसे ही होगा। जैसे मेरा नाम है माहम, ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं तो आप लोग कहोगे 5। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 फैक्टोरियल। फिर डिनोमिनेटर में आप आ जाओगे तो हमने जब आर की वैल्यू देखेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यस एम अल्फाबेट मेरे नाम में 2 दफा, क्योंकि स्पेलिंग जो है दैट इज MAHAM। ठीक है, तो एम मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यस मेरे नेम में एम अल्फाबेट 2 टाइम्स है। उसके बाद ए है, ए अल्फाबेट भी 2 टाइम्स है, और एच अल्फाबेट 1 टाइम है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या समझ आई कि एक वक्त में हमने एम अल्फाबेट लेना है। मैंने आप लोगों को क्या कहा था, एन वैल्यू क्या होगी कि हम उन सारे एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट सर्टेन टाइम पे यूज करेंगे। तो सारे एलिमेंट्स यानी MAHAM में से सिर्फ एम मैंने यूज किया एक वक्त में, फिर मैंने ए यूज किया, फिर मैंने एच यूज किया, इसलिए डिनोमिनेटर में हम एक करके सारे वर्ड्स लिख देंगे। 2 फैक्टोरियल सबसे पहले लिखा, फिर 1 फैक्टोरियल लिखा, फिर 1 फैक्टोरियल लिखा, फिर 2 फैक्टोरियल लिखा। अब आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों ने ये काम नहीं करना कि 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 कर देना, नहीं बच्चों, इसमें सब अल्फाबेट्स का इंडिविजुअली फैक्टोरियल लेना है, ये याद रखना बात। ठीक है, क्योंकि 6 का तो फैक्टोरियल ले लिया, जो कि हमने पिछले क्लास पिछले क्वेश्चन में भी लिया था, तो क्या आंसर था उसका, 720। ठीक है, तो वो तो सिंपल हमें समझ आ गया। तो 720 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आपने 2 का फैक्टोरियल लिया तो हमारे पास क्या आया, 2 इंटू 1, क्योंकि 2 से नीचे सिर्फ 1 था। ठीक है, सो आपने 2 का फैक्टोरियल अलग से लिया तो आपके पास क्या आंसर आया, 2। 1 का फैक्टोरियल लिया तो 1 इंटू 1 आपके पास कितना आया, 1। 1 का फैक्टोरियल लिया तो आपके पास कितना आया, 1, और 2 का फैक्टोरियल लिया तो आपके पास कितना आया,
2 इंटू 2 माइनस 1 1, ठीक है। सो 2 इंटू 1 2। तो अब क्योंकि 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है इसलिए हम 2 यूज करेंगे। अब 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करके हमारे पास 2 आया है। 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करके 5 नहीं आएगा। 4 फैक्टोरियल को भी सॉल्व करके 4 नहीं आएगा। 3 फैक्टोरियल को भी सॉल्व करके 3 नहीं आएगा। 2 फैक्टोरियल को भी सॉल्व करके 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा हमारे पास कि हमने हर एक फैक्टोरियल को सेपरेटली सॉल्व करना है। 2 फैक्टोरियल को सॉल्व किया, 1 को किया, 1 को किया, 2 को किया। जब हमारे पास आंसर्स आ गए फिर उन सबको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2, क्योंकि इसके आंसर भी यही अल्फाबेट्स ही थे। तो जब हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 4, ठीक है, बिकॉज 2 इंटू 2 इज 4 एंड 1 इंटू 1 इज 1, ठीक है। तो 4, तो 720 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 720 ऊपर 6 फैक्टोरियल था ना, तो 6 फैक्टोरियल इज 720, तो 720 डिवाइडेड बाय 4 इज 180। इसको चेक कर लेते हैं। 7, इसको चेक कर लेते हैं क्या यही वैल्यू आती है। 720 हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, इसको डिवाइड करते हैं अब 4 के साथ, हमारे पास आंसर आता है 180, ठीक है। तो हमें समझ आ गई। यहाँ पे जो बच्चों याद रखने वाली बात है ना कि 2 का फैक्टोरियल है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे तो इत्तेफाक है ना कि 2 है हमारे पास, और 2 का फैक्टोरियल लेके भी हमारे पास 2 ही रहेगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती, जैसे 5 होता, यहाँ 4 होता, यहाँ 5 होता, यहाँ 4 होता, तो फिर हम 5 का फैक्टोरियल लेते तो हमारे पास क्या आता, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। वो जो हमारे पास वैल्यू आती उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं फिर 4 के फैक्टोरियल के साथ, फिर जो वैल्यू आती फिर हम उसको अगले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसके फैक्टोरियल के साथ, फिर इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये गलती कर जाते हैं कि वो लोग फैक्टोरियल लिए बगैर हर एक का आपस में वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। आप लोगों ने हर वैल्यू को डिनोमिनेटर में अलग अलग फैक्टोरियल लेने के बाद उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जो एक वैल्यू आएगी, जैसे हमारे पास 4 आया था यहाँ पे, फिर उसको 6 फैक्टोरियल के साथ डिवाइड करना है, 6 के साथ डिवाइड नहीं करना, ठीक है। फैक्टोरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 6 फैक्टोरियल वाज 720 डिवाइडेड बाय, नीचे जो हमारे पास फैक्टोरियल का आंसर आया दैट वाज 4, तो 720 डिवाइड बाय 4 विल बी इक्वल टू 180। इसी तरीके से ये कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं, ये आप लोग एक एक दफा सॉल्व कर लोगे तो आप लोगों के इश्यू जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ